अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, हो चुकी है 1-2 साल पहले। ओपीएस को लेकर ही बात हुई थी। हाल में कोई मुलाकात, कोई बात नेता प्रति क्योंकि बहुत लोगों से वो मिलते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं कई लोगों का वो। आपने मिलने की कोशिश की, बात करने की देखिए, कोशिश की? मैंने तो अपने मुद्दे के लिए चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब हैं हमारे, लखनऊ से ही वो सांसद हैं, तो हम लोग उनसे भी अपनी बात रखी, उन्होंने हमें आवास पे बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी वकालत करूँगा सरकार के सामने और मैं चाहूँगा कि ओल्ड पेंशन लागू हो। तो हम तो हर व्यक्ति से अपनी क्योंकि हमारी फरियाद हमारा दर्द है, तो हम तो सबसे अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, तमाम सत्तारूढ़ दल के लोगों कई सांस आपको मज़ेदार बात बताऊँ आपको, बीजेपी के कई सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये एनपीएस ठीक नहीं है कर्मचारियों के लिए, देश के प्रदेश के लिए नहीं। तो माननीय गडकरी साहब ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सांसद हैं। उन्होंने लिखा, करीबन 2 से 250 सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा। इवन देन हम जहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ साहब जब सांसद थे गोरखपुर 2013 में, इन्होंने भी ओल्ड पेंशन का बहुत खूबसूरत और शानदार पक्ष में हमारे लिखा है कि एनपीएस अच्छी नहीं है, देश में हित नहीं, कर्मचारी हित नहीं, अतः पुरानी पेंशन लागू करते हुए एनपीएस का जो पैसा कटा है उसको विथ ब्याज वापस करने की कृपा करें। योगी आदित्यनाथ सांसद गोरखपुर, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लिखा है। तो ये जो सांसद लोग लिखे हैं, पार्टी को हो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता उनके पास पहुंच रही है, अपनी बात दर्द बता रहे हैं। तो और योगी साहब मान लीजिए हमारे 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, चाहे तो उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। ये राज्य का विषय राज्यों के लिए, केंद्र का विषय केंद्र का है, तो उनको भी लागू करना चाहिए। अब पता नहीं क्यों उनका पत्र उनको याद नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कई बार उनको याद भी दिलाया, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको शुभकामनाएं कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाया है। अभी ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है और फिर इसके बाद राज्यों के लिए भी आ, उसी पैटर्न पर सैलरी इंक्रीमेंट और सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग का काम होगा। तो जो वेतन आयोग को लेकर आपकी कोई टिप्पणी है? वेतन आयोग को लेकर के मैं आपको बताऊं, आम जनमानस में, शिक्षकों कर्मचारियों में जो चर्चा है, ये चर्चा इस बात का है कि दिल्ली चुनाव था तो इसकी घोषणा हो गई, बिहार चुनाव हुए तो कैबिनेट ने पास कर दिया, यूपी चुनाव जब होगा तो इसकी रिपोर्ट आएगी और 29 तक हमको लगता है इसको लागू कर पाएंगे। ये आम शिक्षक कर्मचारियों में चर्चा है। तो हम कहते हैं अगर इस देश में अगर चुनाव ना हो तो शायद ही कोई बात, कोई पक्ष, कोई दर्द, कोई पीड़ा सुनी जाए। तो आसान्वित तो हम लोग बहुत हैं कि केंद्रीय जो वेतन आयोग आए तो वेतन का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर छठा वेतन जैसा कुछ होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर 7वां वेतन जैसा होता है तो फिर वो बस हो जाएगा कि हाँ मिल गया, लेकिन क्या मिलेगा ये कुछ पता नहीं। तो आप थोड़ा एलोबरेट करेंगे 6 पे कमीशन में क्या मिला जो 7th में नहीं था? देखिए, जो फिटमेंट्स फैक्टर होता है जिसके आधार पर निर्धारित होता है पूरा वेतन आयोग, एक कर्मचारियों के अंदर एक चर्चा है, अगर वो 3 के आसपास रहता है तो हमारा कुछ न कुछ भला हो जाएगा। अदरवाइज अगर उससे नीचे आता है फिटमेंट फैक्टर तो फिर निश्चित रूप से बस ये है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ मिल गया, इतने मतलब होगा। छठा वेतन आयोग में जिन लोगों के स्ट्रक्चर चाहे नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम की बात मैं कर रहा हूँ, सबके वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। 7वें में बड़ी उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन शायद विज्ञापन ज़्यादा हुआ, मिला कम। तो इस बात की आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा न हो 7वें की तरफ विज्ञापन ज़्यादा हो जाए और लाभ कम मिले। और वर्तमान में जो चल रहा है विज्ञापन का दौर चलता है, बेहतर तरीके से लोग उसको बताते हैं। तो आप कर्मचारी संगठनों के बीच में या जो भी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, आपके बीच में क्या चर्चा है कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? देखिए, अगर कर्मचारियों संभावित हाँ, पॉसिबिलिटी कर्मचारियों जो के है पक्ष से प्रैक्टिकल। है तो ये उम्मीद बांधी जा रही है कि 3 तो रहना ही चाहिए, ये उम्मीद बांधी जा रही। लेकिन अब सरकार क्या करती है, अभी उसमें देखिए कितनी लेटलतीफी हो रही है। इस बात को लेकर थोड़ा-सा लोगों में आक्रोश भी है कि अब तक, क्योंकि मैं नहीं जो अर्थशास्त्री हैं, जो जानकार हैं इस विषय के, वो कहते हैं कि किसी वेतन आयोग बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल, मतलब वो टाइम लगता ही लगता है, वो एक सिस्टम है उसको डेवलप करने में पूरा 1 से 1.5 साल। और आज हम 26 नवंबर बैठे हैं और नियम से 1 जनवरी 26 से लागू होना चाहिए। अभी कमेटियाँ बन रही हैं, फिर उसकी रिपोर्ट कब आएगी, फिर स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। तो अब वो कब तक हो पाएगा, ये थोड़ा-सा कर्मचारी मतलब इसको लेकर थोड़ा दुखी है। और इस बात के लिए और थोड़ा दुखी है कि जब माननीय लोग अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता है, मेज़ थपथपाए और हम लोगों को देना है तो
नहीं तो खैर वो तो एक अलग व्यवस्था है, वो एक अलग विवाद हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ने प्रॉमिस कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिल जाएगा, तो फिर इसमें शक क्या है? चलिए 1 डेढ़ साल की देरी होगी, लेकिन एरियर के साथ तो पेमेंट मिलेगा ना, जब मिलेगा एक मुश्त मिलेगा, मोटा अमाउंट मिलेगा। अब कोरोना काल का 18 महीने का जो है हम लोगों का आज तक मिला नहीं, और उस समय कहा गया था कि जब भी स्थितियाँ बेहतर होंगी तो हम दे देंगे। 18 महीने का आज भी, चाहे सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का कर्मचारी हो, आज भी वो इंतजार में है। अभी कोरोना बीते कितना समय हो गया है, अभी तक नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा तो आशान्वित नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ। एक चर्चा ये भी चल रही है, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उनके लिए ये पे कमीशन कुछ काम नहीं करेगा, जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही काम करेगा। और जो शिव गोपाल जी हमारे साथ पिछले हफ्ते आए थे, तो उन्होंने भी टीओआर को लेकर काफ़ी अपनी आपत्तियां जताई थी। तो आपका कोई असेसमेंट है इस पर? जी, बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपनी सेवाएँ दिए हैं देश को और अपने इस विभाग को दिए हैं, उनको आप उस वेतन आयोग से बाहर कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था से, उनकी सुविधाओं से बाहर कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लास्ट में मैं बता दूँ, जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पेंशन का सहारा है। आज के दौर में बेटा-बेटी कितना कर पा रहा है, अब हम सब उसी दौर से आते हैं। या मैं तो दूसरी बात नहीं, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमको भी माँ-बाप ने पाला होगा, मेरा लाल है, मेरा पीला है और बड़े सपने पूरा करेगा, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं, मैं खुद महसूस करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम दूसरों से अपेक्षा, जो बुजुर्ग हमारा है, वो अपने बच्चों से कितना, महँगाई का जो दौर चल रहा है, तो वही पेंशन एक सहारा होता है। उसके भरोसे वो अपनी दवा है, बीमारी है, इलाज है, जो भी है, या सामाजिक गतिविधियाँ उसकी, वो पूरा कर लेता है। अगर उसके सेक्टर से हटा करके जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, वो बहुत दुखद होगा। और फिर क्या होगा, उनका वेतन स्थिर हो जाएगा। फिर वो जो बीच-बीच में अपना लाभ मिलता रहता है और महँगाई के रेशियो में पहुँच जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर और 8th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी अगर 18,000 है और मिनिमम पेंशन 9,000 है, ठीक है? तो आपके हिसाब से इस समय जो देश में महंगाई का जो स्तर है, और वेतन आयोग भी इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही अपनी सिफारिशें देता है, तो आपके हिसाब से मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए? और सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, आप लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सैलरी की तो बात ज़्यादा होती है, लेकिन पेंशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम? मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी, मैं अपनी सेक्टर में, महँगाई के रेशियो से कोई भी चीज़ तय की जानी चाहिए। अगर महँगाई हमारे कंट्रोल में, तो हमें नहीं, ये सरकार कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर महँगाई की रफ़्तार बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से चाहे सैलरी हो और चाहे पेंशन हो, उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तभी वो अपने को कवर कर पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ सेक्टर में बैठा हूँ, अगर महँगाई आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ भी वेतन की उम्मीद आदमी करेगा, निश्चित रूप से करना भी चाहिए, हम जिस संस्थान में काम करें। तो महँगाई के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें आगे आती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो फिर वो धीरे-धीरे फिर आदमी अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वो डबाडोल होती जाती है। और बीमारियों का आप देख ही रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि आज तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी, क्योंकि बीमारी तो किसी के सेक्टर से नहीं मतलब है ना, बीमारी किसी भी का सकती है। बहुत सारा भाग आदमी के वेतन या पेंशन का बीमारियों पर खर्चा हो रहा है, और एक अनुपात के अनुसार निकल रहा है, लगभग 25 से 30% चला जा रहा है। और बुढ़ापे में और ज़्यादा बीमारियाँ, शरीर शिथिल होती है, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, दोनों को, वेतन और पेंशन दोनों को महँगाई के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। तो सीजीएचएस की फैसिलिटी तो सरकार दे ही रही है ना? कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उसमें टीचर से केंद्र सरकार के लिए है? हाँ, केंद्र सरकार के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। तो जहाँ है वहाँ तो ठीक है, एक कम से कम सहारा है। और हम तो कहते हैं सबके लिए होना चाहिए। चिकित्सा ऐसी व्यवस्था है जो सबको देना चाहिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नीड है वो। आप थोड़ा बता सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो सैलरीज और जो पे स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, और केंद्र सरकार से कितना देखिए, डिफर अभी करता है? तो मैं अगर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, तो मैं बात करूँ कि पहले तो केंद्र का और प्रदेश का डिफर रहता था, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई, ट्रेड यूनियन के आंदोलन चले, डिमांड हुई, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा केंद्र के अकॉर्डिंग जो केंद्र में होता है, कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको स्वीकार करती है। महीना, 2 महीना, 4 महीना अलग लग जाता है, लेकिन वो लगभग उसी के इक्वल चलता है, और ये हम सब के लिए अच्छी बात है।